हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास की नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 10th के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री को। इस सीरीज में हम लोग 10th क्लास का पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको फिजिक्स के वीडियोस और केमिस्ट्री के वीडियोस दिए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। आप लोग को उसको अच्छे से देखना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ताकि आपकी पढ़ाई जो 10th क्लास की है वो ब्रेक ना हो और बढ़िया से आप लोग आगे के परीक्षाओं में अपने नंबर्स को गेन करें। तो सबसे पहले बच्चों, आज हम लोग जान लेते हैं कि फिजिक्स की आपको क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो फिजिक्स के सिलेबस में बच्चों आपको दो चीज़ें केवल पढ़नी है, दो यूनिट्स। यूनिट 1 जो कि प्रकाश पर आधारित है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश से रिलेटेड सभी कुछ चीज़ों को पढ़ना है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, और आपको दर्पण के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है, और मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। क्योंकि मानव नेत्र भी एक प्रकाशिक यंत्र है, तो वो प्रकाश पर आधारित काम करता है, इसलिए मानव नेत्र के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी जानेंगे। उसके बाद जो यूनिट 2 आता है, वो है वैद्युतिकी। वैद्युतिकी में आप विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे, जैसे उनसे रिलेटेड टर्म्स सीखेंगे, जैसे कि विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है, विद्युत धारा में प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, और प्रतिरोध की निर्भरता, विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आप चुंबकत्व के बारे में भी पढ़ेंगे। चुंबक के विषय में आपको जानकारी लेनी है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, आपको विद्युत मोटर के बारे में पढ़ना है और जनित्र के बारे में भी पढ़ना है। तो इस तरह से आप वैद्युतिकी का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आपके जो यूपी बोर्ड का पेपर है वो काफ़ी कुछ इस पर आधारित होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, इस जो है पोर्शन से, यूनिट से आते हैं, और इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और ये आपके आगे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये दोनों टॉपिक आपके इंटर में बहुत काम आते हैं, तो इसलिए इन टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग अपने पहले चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों, अब हम लोग आज आपके प्रकाश यूनिट से पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रकाश के परावर्तन का कारण क्या है, मतलब जो है प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड फार्मूले और न्यूमेरिकल को भी हम जानेंगे। तो थोड़ा सा लंबा यूनिट टॉपिक होने वाला है, तो कई वीडियो इसमें निकलेंगे। तो आप लोग धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे और अच्छे से हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसको समझना है और तब आगे की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लें बच्चों, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी आपको छोटे क्लास से ही बताया गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है और उसका कुछ जो है एक्टिविटीज़ भी आपको कराई गई है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसको कैसे आप जानेंगे। तो इसके लिए आप कोई वस्तु को आप प्रकाश के सामने रखिए, प्रकाश स्रोत के सामने, तो वो आप उसकी छाया को बना देता है, जिससे ये पता चल जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा। यहाँ पर हम उस बात पर नहीं जाने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और उससे हाई लेवल तक समझेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और
ये ऊर्जा यानी ये प्रकाश जो है इसका निर्माण फोटान कणों से हुआ है। ठीक है, आगे की कक्षाओं में आप इस बात को पढ़ेंगे कि प्रकाश का निर्माण कहाँ से हुआ है, फोटान कणों से हुआ है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका निर्माण फोटान कणों से होता है और प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है लेकिन वस्तुओं के देखने में सहायक होता है। प्रकाश जो है वो खुद नहीं दिखाई देता है, इसलिए बहुत से बच्चों को डाउट हो जाता है कि प्रकाश दिखाई तो देता है, हम प्रकाश को देख सकते हैं। नहीं, आप प्रकाश को नहीं देख सकते, आप प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। आप जब वस्तुओं को देखते हैं तो आप कहते हैं कि प्रकाश है। आप किसी अंधेरे कमरे में जाएंगे जहां वस्तुएं आपको नहीं दिख रही होंगी तो आप कहेंगे प्रकाश नहीं है। आप प्रकाश को नहीं देख सकते, आप प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखते हैं और वस्तुओं को देख करके ही प्रकाश को अनुभव करते हैं। तो प्रकाश के बारे में समझ में आया कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो जिसका निर्माण फोटान कणों से हुआ है और प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है परंतु वस्तुओं के देखने में सहायक होता है और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम परावर्तन के बारे में जानेंगे कि परावर्तन का मतलब होता है टकराकर लौटना। टकराकर लौटना यानी कोई भी वस्तु है, कोई पार्टिकल है, कोई कण है, कोई तरंग है, तो जब किसी सतह से टकराती है तो वापस लौट आती है और इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ प्रकाश के परावर्तन की बात करने वाले हैं तो इसलिए हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश जब किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराता है तो वो उसी माध्यम में लौट जाता है। माध्यम से मतलब ये है कि जिस मटेरियल में, जिस पदार्थ में प्रकाश जा रहा है उसको हम माध्यम कहेंगे। वो पदार्थ वायु हो सकता है, वो पदार्थ जल हो सकता है, वो पदार्थ कांच हो सकता है, वो कोई भी पदार्थ, जो भी पदार्थ है वो एक माध्यम कहलाएगा। तो प्रकाश जिस माध्यम से होते हुए किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन प्रत्येक सतह से होता है, कोई जरूरी नहीं कि चिकनी या चमकदार सतह से ही हो, प्रत्येक सतह से। बस ये है कि चिकनी और चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा होता है, खुरदरी सतहों से प्रकाश का परावर्तन कम होता है। वो उसको एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं, कुछ जो है इधर उधर सही सर्टेन तरीके से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। ठीक, अच्छा, प्रकाश का परावर्तन के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ये भी जान लीजिए। तो अब यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन समझ में क्लियर हो गया ना कि प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर हम इस चीज को एक चित्र के द्वारा दिखा दें। यहाँ पर एक हमने दर्पण लिया है, दर्पण को दिखाने का तरीका ये होता है, ये जो पीछे की तरफ ऐसे लाइन लकीरें खींची गई, ये आपको पॉलिश दिखाई जाती है। पॉलिश करने से जो ऊपरी सतह है वो परावर्तक तल बन जाती है। जिस सतह पर पॉलिश कर देंगे, जैसे मान लीजिए कांच है, इसके निचली सतह पर हमने पॉलिश कर दिया तो ये ऊपर वाली सतह परावर्तक तल बन जाती है। परावर्तक तल से मतलब ये है कि उस सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि निचली सतह पर पॉलिश कर दी गई है, ऊपरी सतह पर प्रकाश ये परावर्तक तल बन गया है। यहाँ पर हम इसी बिंदु पर एक अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब मतलब ऐसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाए। अब यहाँ से हम एक प्रकाश की किरण को लेते हैं, इस तरह से ये प्रकाश की किरण इस दर्पण की ओर आ रही है और यहाँ से टकराने के पश्चात जो वापस लौट जा रही है, इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश की जो किरण आ रही थी दर्पण से टकराई, इस परावर्तक तल से चिकनी चमकदार सतह से टकरा करके वापस इसी माध्यम में लौट गई, इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर कुछ टर्म्स को हमें सीख लेना जरूरी है। ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है इसको हम कहेंगे आपतित किरण। यानी इंसिडेंट रे।
से टकराने के पश्चात जो वापस लौट रही है उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आप लोग इसको नोट भी करते चलेंगे। और ये जो आप लाइन हमने खींची है तो हमने पहले ही आपको बताया कि ये क्या है, अभिलंब है, यानी नॉर्मल। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये वाला, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये वाला कोण। और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर होगी बात ना? सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और जिस बिंदु पर ये दोनों मिल रही हैं उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, तो इतनी सारे टर्म्स को जानना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड एक टॉपिक अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जो कि है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में इन सारी टॉपिक्स का जिक्र आएगा, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें समझना जरूरी है। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि एक हमने दर्पण ले लिया है और इस दर्पण के किसी बिंदु पर हमने लंब डाल दिया है, वो उसको हम अभिलंब कहेंगे। एक प्रकाश की किरण को हम दर्पण की ओर लाते हैं, इस प्रकाश की किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। ये आपतित किरण दर्पण से टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है, इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिसको हम कहेंगे परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम एंगल आर से प्रदर्शित करते हैं। और जिस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिल रही हैं उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन का नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तल मतलब एक सरफेस में होने चाहिए। अगर आप इस बोर्ड को एक सरफेस ले रहे हैं तो आप देखिए आपतित किरण इसी सरफेस में आ रही है, परावर्तित किरण इसी सरफेस में जा रही है और अभिलंब भी इसी सरफेस में, यानी तीनों एक ही सरफेस में। ठीक है, तो जो भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होने चाहिए? एक तल में होने चाहिए। जो उनका तल हो, सरफेस हो, प्लेन हो, वो एक ही होना चाहिए। इसका जो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों
एक ही तल में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है कि आपतन कोण यानी एंगल आई सदैव परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होगा, ठीक है ना। कभी भी आपतन कोण परावर्तन कोण से अलग नहीं हो सकता, दोनों हमेशा बराबर होंगे। यानी जो आप जिस कोण पर अभिलंब से जिस कोण पर प्रकाश की किरण आ रही है उतने ही कोण पर वो वापस जाएगा। इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। कभी आपसे दे देगा कि कोई प्रकाश की किरण या आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण बताइए। कभी कभी कुछ और भी अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा ऐसे एक प्रकाश की किरण आपको दे दी जाएगी, ये कोण आपको दे दिया 60 डिग्री और आपसे कहेगा कि परावर्तन कोण का मान बताइए। अक्सर बच्चे 60 डिग्री यहाँ देख लेते हैं और परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री लिख देते हैं, जबकि गलत हो जाता है। तो क्या करना है कि आप ये देखिए ये जो कोण है ये दर्पण के सरफेस यानी परावर्तक तल और प्रकाश की किरण के बीच कोण है, ना कि अभिलंब के बीच है। तो परावर्तक आपतन कोण जो होता है वो अभिलंब और प्रकाश की किरण के बीच का कोण होता है, यानी ये कोण। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 60 डिग्री को घटा दिया तो 30 डिग्री, यानी जो आपतन कोण है वो 30 अंश हो जाएगा और जब आपतन कोण 30 अंश हो जाएगा तो परावर्तन कोण भी 30 अंश आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बदल बदल के आपसे से पूछे जा सकते हैं। तो करना वही तरीके से है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आसानी से करेंगे, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने आज के टॉपिक में सीखा है कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ टर्म्स भी आपने यहाँ पर सीख लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और भी चीज़ों के बारे में सीखेंगे और कुछ दर्पण के बारे में भी जानेंगे और यहाँ पर धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। और आप लोग से खास विशेष अपील है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाएं, बाहर ना निकलें तो ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें और जब भी अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। घर पहुंचने के बाद अपने हाथों को जरूर धोएं, थोड़ी थोड़ी देर पर अपने हाथों को धोते रहें और अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखें, कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपका परिवार और आपका स्वास्थ्य और आपका समाज का के लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कंटिन्यू रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।